जो 10th में हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ऐसे लिखा हुआ रहता है, पहले x तब y और अंत में कांस्टेंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ऐसे हम लोग सुविधा के लिए ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं उसको लिखने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x + 3y -5 = 0 हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे तो x + 3y -9 = 0। ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ओके, आप दिमाग में ये रखें कि जब भी ये एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से जब बनाते हैं तो ये इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब कांस्टेंट को बाद में लिखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसके आधार पर जो है अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे देखिए, आप इक्वेशन लिखते हैं, कोई लिखा 2x 3y + 4 = 0 लिख दिया। चलिए, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3x + 4y + 9 = 0। कोई ऐसा भी तो लिख सकता है 4x + 5y + 10 = 0, ये भी लिख सकता है। कोई ऐसा भी लिख सकते हैं 5x + 7y + 30 = 0। मतलब आप स्वतंत्र है, यू आर फ्री to write this type of equation. This is the form of linear equation in two variable, but you change the coefficient of x, coefficient of y and the constant term. Here this is constant and this is also constant. Generally in math, x, y, z denote the variable, but if you want to write the constant just like in this form, then you can use a b c. okay, जब आपको कांस्टेंट को एक ही जगह वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, तो वेरिएबल को जो डिनोट करेंगे x y z से करेंगे, और जो कांस्टेंट यहाँ जो है कांस्टेंट ही ना होता है। जब भी आप इक्वेशन, इतना सारा इक्वेशन हमने बता दिया, अगर अभी भी दिमाग में नहीं आता है, जैसे मैं आदमी के बारे में बात करेंगे, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, और आदमी चलता कैसे है, तो पैर के साथ चलता है और पीछे नहीं ना चलता है, आगे चलता है। तो ये गुण हो गया आदमी का। उसी तरह से इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो पहले यहाँ फिर लिखते हैं 7x, मान लेते हैं 8y, अब प्लस अगर कुछ लिख दें, बराबर कुछ लिख दें या प्लस कुछ लिख दें, प्लस कुछ लिख देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बराबर कुछ लिख दें तो वो एलिमिनेशन मेथड में यूज़ होता है। तो यहाँ क्या लिखे, कांस्टेंट लिखे, यहाँ क्या लिखे, कांस्टेंट लिखे, यहाँ क्या लिखे, कांस्टेंट लिखे। तो इसको ए से लिख सकते हैं तो x, इसको b से लिख सकते हैं, इसको c से लिख सकते हैं। तो ये जो है, अब इतना पढ़ने के बाद आप जो है ये समझे, आपको ये समझना है कि दिस इज़ द ax + by + c = 0। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इतना अगर समझ गए, चूँकि बहुत शुरू में पढ़ाते तो नहीं आता, हम इतना न सवाल बता दिए। ये जो है पार्ट नंबर 6 है। तो इसको यहाँ एकदम दिमाग में रखना है कि इसी तरह का जब भी लीनियर इक्वेशन लिखा जाएगा तो पहले x लिखा जाएगा, तब y लिखा जाएगा। इसको एक लाइन इसमें लिखा जा सकता है, वेयर x y r, x एंड लिख देते हैं इसमें, एंड आर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, variables and a, b and c are constant। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ओके,
तो इतना अगर समझ में आ गया तो आपका ये चैप्टर ख़त्म। कैसे ख़त्म तो देखिए, अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ लीनियर इक्वेशन का। और कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ओके, इक्वेशन जब शुरू किए थे उस समय भी मैंने बताया था। ओके, अब जो है सपोज कीजिए 1 नंबर यहाँ लिखना है। 1 नंबर कोई कहेगा कि 1 नंबर ये लिखे, तो यहाँ पर 1 नंबर यहाँ लगा देंगे तो क्या दिक्कत है। A1 जैसे अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26 में से हम बोल रहे हैं कि ABC से आपको कांस्टेंट लिखना है। तो अगर मान लेते हैं बहुत सारा एगो इक्वेशन हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं 1 मिनट के लिए। अब दूसरा नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर ax प्लस by प्लस c लिखिएगा, ये ठीक होगा। वही लिख दिए, गड़बड़ हो गया, 2 नंबर तो ये हुआ नहीं। अगर ये 3 नंबर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो फिर वही हो गया। तो इसमें करते क्या है, 1 नंबर लिखे तो यहाँ 1 लगा दिए, यहाँ 2 नंबर लिखे तो यहाँ 2 लिख दिए, 3 नंबर लिखे तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। 4 नंबर लिखेंगे तो A4x B4y C4 इक्वल टू 0, 4 नंबर हो गया। अगर कोई इसी तरह से 10 नंबर लिखता है तो A10 B10 और C10 इक्वल टू 0, ये नंबर हो गया 10। ओके, इस तरह से आप 26 का यूज़ नहीं करके केवल 3 का यूज़ करके बहुत सारे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो आप तो समझ गए ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और उसी से बहुत सारा ये सब निकल गया। ओके, तो इतना जब समझ में आ गया तो आप जो है जब बनाते हैं ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो कितना इक्वेशन चाहिए आपको, कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहीं 2 चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए। थोड़ा सा याद दिलवाते हैं आपको, ये 2x प्लस 3y और हल्का लिखते हैं, x प्लस y इक्वल टू 10 लिख दें, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख दें। तो क्या करते थे, ये अगर ज़्यादा बड़ा कर देंगे, अगर 2x माइनस 3y बराबर कुछ 12 लिख दें, ऐसा लिख दें, तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। क्यों करते हैं 2 से गुना, ताकि x बराबर हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज़ कर दें, इसमें एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, इधर वाले से गुना उसमें कर देते हैं। ये अगर दोनों डिफरेंट हो, A1 A2 दोनों डिफरेंट है, जैसे एक जगह 2 हो, यहाँ 2x हो और नीचे 3x हो, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, लसा निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो LCM 6 होगा, तो ये 6 इसको भी बना देना है, इसको भी 6 बना देना है। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना, तो समझे क्या, तो इधर वाले के कांस्टेंट से उसमें गुना, मतलब इसको A2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको A1 से, मतलब उधर वाला से इसमें गुना, इधर वाले से उसमें गुना। कब, जब x को ख़त्म करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो ये आपका कौन सा मेथड आ गया, एलिमिनेशन मेथड। इसलिए मैंने पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया, ठीक है, पहले एलिमिनेशन मेथड बार बार पढ़े हम लोग। तो अब क्या हो गया, यहाँ वही चीज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, जो पहले जानते हैं, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, बाई A1 एंड 2 बाई, सॉरी गलती लिख रहे हैं, A2 एंड 2 बाई A1। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 1 में से 2 घटाना है तो लिखना नहीं है वैसे कि 1 2 माइनस 1 चाहे फ्रॉम इतना टू इतना, इस सीरियल घटा रहे हैं, ये हो जाएगा। यही गलती नहीं हो, क्या गुना किए, A1 A2 से गुना किए x, फिर यहाँ हो गया B1, तो A वाला पहले लिखिए, जोड़ A2 B1, ठीक है, A2 B1, यहाँ y हो गया,
जोड़ यहाँ C1 लिखा हुआ है तो A2C1 इक्वल टू हो गया अब 0, 0 में तो गुना करेंगे तो उतना ही होगा। फिर इसको देखिए, इसमें A1 से गुना करना है तो फिर A1 A2 x हो गया। फिर ये B2 है तो A1 पहले लिखना है, A पहले आता है B बाद में आता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। फिर यहाँ जो है A1 फिर C2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको घटा देना है। घटाइएगा तो यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ भी बदल जाएगा, यहाँ भी बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बराबर चीज़ हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, तो A2B1y माइनस A1B2y, यहाँ क्या बचा, प्लस A2C1 माइनस A1C2 बराबर कितना हो गया 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें देखिए तो दोनों में y है तो y कॉमन ले लीजिए, फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे तो A2B1 माइनस A1B2 ऐसे यहाँ आ गया। और इसको जब उधर ले जाएंगे उधर तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, A1C2 माइनस A2C1। ओके, देयरफॉर ये y बराबर जो होगा A1C2 माइनस A2C1, ओके, बटा, ऐसा नहीं लिख के हम ऐसा लिखते हैं, चलिए ऐसा लिखते हैं, इसको हमने बदल दे रहा हूँ, y बटा A1C2 माइनस A2C1। ठीक है, E1 बटा ऐसा लिख देते हैं A2B1 माइनस A1B2 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, बटा में आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ दो तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि नहीं सर जो है हमको बरगला रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। A1C2 A2C1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन हम इसमें चाहते क्या हैं, हम अपने से, इसलिए कि हम चूँकि पहले से पढ़ाए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि इसको हम इधर लिख लें। ठीक है, ये चाहे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए इसको अब नंबर 3 कर दिए। इतना तो समझ में आया कि y का वैल्यू क्या हुआ। ओके, y का वैल्यू आपका हुआ A1C2 माइनस A2C1 अपॉन हो गया A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, इसको हमको मन में हो रहा है, इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, y अपॉन इसको हम लिखना ही चाहते हैं माइनस A2C1 इक्वल टू 1 ऊपर बच गया और नीचे क्या बचा A2B1 माइनस A1B2। अब आपके कॉपी में तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू निकालना है तो ये हो गया। एक हम अपने मन से ऐसा लिखे हैं, क्यों लिखे हैं तो इसका खुलासा जो है थोड़ा देर बाद में होगा। ठीक है, तो आप क्या निकाले, y निकाले। इसी तरीके से क्या करना है, अब y को कटा देना है तो x आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को फिर करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे फिर क्या करें कि x को जैसे हमने एलिमिनेट किया, अब वो इसको एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर वाले के कोफिशिएंट से उधर गुना और उधर वाले के कोफिशिएंट से इधर गुना। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको लिखिए। तो ये लिखना यहाँ से है, इसको नहीं लिखिएगा फिर, क्योंकि ये तो आपका लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई यहाँ से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से लिखिएगा 1/B2 एंड 2/B1। हम एंड सब्ट्रैक्ट, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो रूल एलिमिनेशन का जानते हैं, उस एलिमिनेशन का रूल का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, तो देखिए इसको क्या गुना किए A1, थोड़ा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। B1B2 y जोड़ B2C1, हम बोले हैं पहले B होता है बाद में C होता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। फिर दूसरा B1 A2B1 x, फिर यहाँ हो जाएगा B1 B2 y,
यहाँ हो जाएगा B1 प्लस होगा B1C2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, फिर घटा देना है, बैलेंस कर देना है, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये अब कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ x छूटा हुआ है, ठीक है। तो बचा ये A1 B2 x, A2 B1 x, यहाँ होगा प्लस B2 C1 माइनस B1 C2 इक्वल टू 0। ओके, और इसमें x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होने के बाद A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, तो जोड़, ठीक है, बराबर के बाद भेज दीजिए, बराबर के बाद भेजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा B1 C2 B2 C1 बटा A1 B2 A2 B1। लेकिन हमारे मन में फिर आ रहा है वैसे जैसे पिछला लिखे, कैसे हो जाएगा, और इसको इतना लिख सकते हैं x अपॉन, ठीक है, x अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, x अपॉन कितना होगा B1 C2 B2 C1, ठीक है। अब बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इस दोनों की जरूरत, इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या किए कि x का वैल्यू निकाले और y का वैल्यू निकला, यहाँ पर x और y का वैल्यू हमने निकाला। अब तो आपको आप लिख रहे हैं कि x का वैल्यू कैसे आया, तो आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किए तब आया। अब x y का हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है, जो आया है आपको। एक दूसरा भी कंडीशन जो आया था यहाँ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा। ये जो लिखा हुआ है A1 B2 लिखा हुआ है, अब माइनस A2 B1 लिखा हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, इस नीचे वाले को नीचे वाले से मिलाइए, मतलब इसको डिनोमिनेटर को अगर मिलाइएगा तो अगर x माइनस वाई कहीं लिखा हुआ हो डिनोमिनेटर में, या कहीं y माइनस x लिखा हुआ हो, तो एक जैसा बनाने का प्रयास हम लोग, देखने में अच्छा लगे इसलिए, बाकी कुछ नहीं, देखने में एक जैसा लगे। जैसे मान लेते हैं कि दो सामान आपके पास है और दोनों को, कभी कभी नहीं होता है, दो सामान गेट बनाइएगा तो दोनों पर जो है एक जैसा गेट लगाना, दो पिलर होते हैं एक जैसा बनाना। फुटबॉल का अगर मान लेते हैं कि एक गोल बनाना हो तो एक बांस का लगा दिए और एक लोहे का लगा दिए तो अच्छा लगेगा। तो या तो बांस की जगह पर लोहा लगाइए या लोहा की जगह पर बांस लगाइए, तब अच्छा लगेगा। उसी तरह से मैथ में भी होता है। इसमें क्या है, A1 B2 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं ये x माइनस वाई को, चाहे y माइनस एक्स को उलट देना है तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये उलट जाता है कि नहीं, x माइनस वाई हो जाता है कि नहीं। तो इसका यूज हम कर देते हैं 2 नंबर में। ये A1 1 नंबर से शुरू है, सही है, इसको हमने क्या किया, उलट लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ उल्टेंगे तो A1 B2 हो गया और माइनस A2 B1 हो गया। उल्टेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस जो है आ गया, प्रॉब्लम खड़ा करेगा, ये माइनस प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी उलट देते हैं, A2 C1 माइनस A1 C2, और इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस कट गया। तब क्या आ गया, तो प्लस में आ गया A2 C1 A1 C2 अपॉन हो गया A1 B2 A2 B1। ये x का वैल्यू आपका आ गया और ये y का। अब इसमें देखिए तो नीचे वाला को ज़रा ध्यान देखिए, A1 B2 A2 B1। यहाँ भी क्या है, A1 B2 A2 B1 है, नीचे आ गया। अब ये बटा में आया, ऊपर न्यूमरेटर और बटा डिनोमिनेटर, यहाँ भी बटा में आ गया, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। ओके, अब इससे जो है आगे हम बढ़ते हैं। इसी में आप बहुत सारे चीज़ जानते हैं लेकिन उसका यूज़ जो है नहीं करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम कुछ संख्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं उसको देखिएगा 1/2 लिखे, ठीक है।
इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। ये वैल्यू आपका जो है वैल्यू अगर 1/2 आया तो ठीक है। अगर हम कहें 2/8 ये 3 लिख दीजिए तो ये भी ठीक है। 0/4 लिखें, मतलब एक भी समान नहीं है, 4 आदमी में बांटना है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई लिख दे कि 2/0, इस पर विचार किए हैं कभी? 2/0 कोई लिख दिया, मतलब 2, अब ऐसे समझा जाए इसको जो है 2/0 मतलब ऐसे इसको यहाँ पर हम समझाते हैं आपको फिर से। 8/2 लिखे, ठीक है, 2 तरीके से इसको समझाएंगे। 8/2 लिखे तो 2 में कितना से गुना हुआ? तो 4 से, तब 8 आया। मतलब ये जिससे गुना करते हैं वही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझिए कि 4 कब आता है? जब ये नीचे 4 से गुना होता है तब ये 4 आंसर आता है। उसी तरह से 10/2 लिखे तो आंसर आप बताइए कितना होगा? 5। तो ये 5 कहाँ से लिखाया आप जानते हैं, लेकिन आप इसी चीज़ को टीचर नहीं समझा पाते हैं। इसी चीज़ को टीचर को समझाना है। तो यहाँ 5 से जो गुना होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर 16 हम लिख दिए 4, ठीक है, तो ये आंसर इसका कितना होगा? 4। तो आप बताइए 4 नीचे में है, उस वही आंसर हो गया। अब आप इसी चीज़ का यूज़ यहाँ कीजिए, ठीक है। 2/0 लिखे तो 0 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा? ऐसा बताइए आप। तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2? नहीं आएगा। 0 में तो किसी संख्या से गुना करेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेंगे जिससे गुना करेंगे 0 को तो आंसर नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आता है मतलब इसको सोल्व, वी कैनॉट सोल्व इट, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इसका उदाहरण का नीचे में जो गुना होता है वही आंसर होता है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये 2 हो जाएगा? तो ऐसा कोई संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। जब वी कैनॉट सोल्व, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी मैथ में बात आ जाए, जोड़ घटाव गुना भाग में, ठीक है, जिसको हम सोल्व आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, मतलब नीचे अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं इसके उदाहरण के आधार पर। कोई पूछेगा कि आप कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ देखिए 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पर जो बनाए हैं, फिर से 15 अगर हम लिख दिए 3 लिख दिए, कटने वाला लिख रहे हैं, तो 3, इसका आंसर कितना लिखते हैं? 5 लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब इसमें 5 से गुना कर दिए तो 15 कट गया, ऐसा लिखते हैं ना। कहिए कि ना, तो ये बताइए, तो 1/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, तो 3 खत्म, 2 खत्म, तो इसका आंसर 2/3 हो गया बराबर में। तो इस तरह से आप नीचे जितना से गुना करते हैं, करने के बाद जो गुना फिट बैठ जाता है वही आंसर होता है। तो यहाँ 1 फिट नहीं बैठेगा, 2 भी नहीं बैठेगा, 3 भी नहीं बैठेगा, जो भी संख्या ले लेंगे नहीं बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं या एक भी वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल भाषा में यही कहेंगे, वी कैन नॉट सोल्व इट। और वैसा जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम एक उदाहरण और देते हैं आपको। एक उदाहरण ये देते हैं कि बालू तो खरीदते हैं आप, ठीक है। बालू जो है 1 ट्रक आपने खरीद के लाया, ठीक है। 1 ट्रक आपने बालू खरीदा, 1 ट्रक बालू खरीदा, ठीक है। तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? सैंड के पार्टिकल्स तो गिन सकते हैं आप? बोलिए बाबू, गिन सकते हैं? नहीं। तो नहीं गिन सकते हैं तो क्या हो गया? 1 ट्रक बालू इन्फिनिटी हो गया। उसमें से 1 टेलर बालू बेच दिए, ठीक है। 1 टेलर बालू, 1 टेलर बेच दिए, तो कितना बेच दिए? तो फिर 1 टेलर बालू को गिन सकते हैं क्या? ये भी इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए,
तो घटाइएगा तो एक ट्रक में से एक टेलर घटा दीजिएगा तो एक ट्रक में 4 टेलर आता है बालू। ठीक है, तो कितना बचा आपको? 3 टेलर बालू बच गया, टेलर बालू बचा। ठीक है, बचा। अब बचा तो इधर क्या बचा? 0। अब बताइए 3 टेलर बालू 0 हो जाएगा क्या? तो कहने का मतलब कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी अगर घटा देंगे तो ये कुछ कोई नहीं, वी कैन नॉट सॉल्व इट, फेर हो गया। क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन में ये इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन आपको जब मैथ में घटा दीजिएगा, इसको दोनों को समान अंक मान लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास बात हो गया। एक आदमी कह रहा है कि ऐसे होगा, दूसरा आदमी कह रहा है कि ऐसे होगा, दोनों आदमी का बात नहीं मिल रहा है, किसी मुद्दा पर नहीं होता है, विरोधी बातें होती हैं। तो ये आप इसको इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी मैथ में घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ घटाइएगा तो फिर इन्फिनिटी होगा। नहीं, यहाँ 2 कंडीशन आ रहा है, तो ये विरोध कर रहा है एक दूसरे को, तो वी कैन नॉट सोल्व इट। इसको हम लोग क्या सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बहुत सारे टीचर को भी मतलब प्रॉब्लम होता है इस समझाने में, तो बच्चे तो दूर की बात रहे। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? तो जब आप सोल्व नहीं करेंगे, ओके। और होता क्या है कि 10 में आपको कोई पढ़ा रहे हैं, आपको बता देते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, विरोधी और विरोधी बताते हैं, और सीधे कहते हैं कि नीचे वाला जो है ना ऐसे होगा बस। नहीं, तो आया कहाँ से? तो आप क्या समझे कि किसी बटा में कोई चीज़ हो, समझे क्या? इस सब का सार संक्षेप क्या हुआ? ये तो ऐसे दूसरा रूप बता दिए। तो सार संक्षेप ये हुआ आपका, इसका सारांश ये हुआ कि आप जो है बटा में कोई संख्या लिखेंगे और नीचे 0 हो जाएगा, तो ये हो गया वी कैन नॉट सोल्व इट, कैन नॉट सोल्व। हम इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट सोल्व मतलब हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा। तो अब बताइए आप, वही चीज़ आपको हम ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? A1 B2 लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसमें से घट रहा है A2 B1 A2 B1। अगर इसको घटाने के बाद अगर 0 हो जाता है, सपोज करो ना, सपोज दैट ये A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, देन वी cannot solve ना द इक्वेशन, मतलब वी cannot find द वैल्यू ऑफ, ये हम x, ये वैल्यू ऑफ x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एंड y, देन वी cannot find द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू हम तब नहीं निकाल सकते हैं जब ये नीचे वाला 0 हो जाए। तो 0 होगा तो इसको सोल्व भी तो कर सकते हैं। सोल्व कीजिएगा तो A1 B2 बराबर होगा A2 B1। अब इसको थोड़ा सिस्टम में लिखे, A1 यहाँ हो गया, A2 नीचे हो जाएगा, ये बराबर हो गया B1 बटा, मतलब ये कंडीशन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, A1 बटा, इसी से ना लाए, ये कैसे समझाए तो आप देखें, और इसी से ये आया A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2, देन वी कैन नॉट सॉल्व। इन दिस केस वी cannot solve for x and y, मतलब there is no any solution of x and y। जब सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि बटा 0 हो गया, तो 0 से भाग देंगे किसी संख्या में तो आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2 अगर आ गया
तो देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन जब नहीं निकला तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जब आपका ये दोनों बराबर हो जाए तो दो क्या होगा, नो एनी सॉल्यूशन। इट मीन्स द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। मतलब वैल्यू नहीं निकला तब ये इनकंसिस्टेंट, मतलब इसको बोलते हैं अविरोधी। ओके, अब जो है यहाँ लिख दिए इनकंसिस्टेंट, मतलब ये आप पूरी व्यवस्था को दिमाग से हटाइए, ये रखिए कि नीचे वाला जीरो हो जाए, नीचे वाला, तो इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सवाल में कभी कभी आता है कि इसका हल नहीं होगा, वी कैन नॉट सॉल्व, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या हो गया, तो ये a1 b2 माइनस b2 a1 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये बटा ये, देखिए ना, इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये बराबर 0, ये आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब हल हो, ठीक है, ये बटा जो लिखा हुआ है ये बराबर होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसका मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, या आप लिखिएगा, इसके आगे जो लिखना है इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि हम तो देख नहीं, यहाँ से लिखना होगा आपको, अगर लिखना है तब। तो इसको मिटाते हैं, तो आपका हल हो जाए तब क्या होगा, हल हो जाए, इट मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली व्हेन a1 बटा, देखिए अभी लाए थे a2, ये बराबर नहीं हो b1 बटा b2 नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, हल होगा, और उस स्थिति में हल नहीं होगा। इतना समझ में आया। और एक चीज़ हल होगा तब क्या होगा, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये समझ में आया ना कि हल होगा मतलब ये नीचे वाला अगर 0 हो जाए, किसी से अब कोई कहे कि 5/0 निकलिए, तो कोई कह देगा कि 5/0 जो है क्यों, इसका वैल्यू क्यों नहीं निकलता है, तो आप उसको समझाइएगा कि 5 बटा, अगर जैसे 15/3 लिखते हैं हम, तो 15 में 3 से भाग देने की बात पूरा कटता है ना, 15 में 3 से भाग देते हैं तो 3 × 15 लिखते हैं। तो ये 5 जो आंसर आया, मतलब ये 5 जो अंत में लिखे, वो कौन 5 है, कहाँ का 5 है, तो यहाँ का 5 है। मतलब आपको इतना चीज़ से गुना करना है कि कट के 1 हो जाए, वही आंसर यहाँ हो जाता है। इसको लिखते नहीं है, बस ये छुपा हुआ है। तो ये चीज़ मैथ में टीचर को बताना चाहिए कि ये छुपा हुआ चीज़ ही आंसर होता है। तो इसी आधार पर इसमें कितना से गुना करेंगे कि कट के 1 हो जाएगा, ऐसा किसी संख्या, कोई संख्या नहीं है। तो इस तरह का अगर आवे सवाल कि बटा में 0 हो जाए, तो हम सवाल का वैल्यू x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकालेंगे तो इनकंसिस्टेंट, निकालेंगे तो कंसिस्टेंट। अब बस 2 बात आया, ये क्या हो गया, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है अब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया। और एक समय क्या हुआ, ये बराबर हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इतना चीज़ बस समझना है हमको। समझ जब जाएंगे ना, जब हम कोई चीज़ समझ जाएंगे तो सवाल तो ऐसा ही बनता है, सवाल को बनाना नहीं पड़ता है, अपने बनता है। अभी इतना कम से कम याद रखिए ना, बहुत सवाल इस पर बनेगा आपको। और एक चीज़ और कि जब निकलेगा तो वो बहुत हल्का है और वो 1 मिनट का काम है। लेकिन हम आपका दिमाग जो है अभी पढ़ाएंगे तो क्या होगा, यही चीज़ है कि आपको एक चीज़ पढ़ा दिए फिर दूसरे चीज़ में घुसा देंगे तो आप पहले चीज़ को भूल जाइएगा। बच्चा का ही अब ये जब परफेक्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग गाना सीखते हैं या तबला बजाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ये समझते हैं कि हमको किस तरह से जो है उसको करना है, काम करना है।
तो ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ये और ये बराबर नहीं होता, दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और बताते हैं, चलिए इसको मिटाए, इसको मिटा दिए। अब जो हमने यहाँ x लिखा उसको लिख रहे हैं, x लिखा उसको लिख रहे हैं फिर से B1C2 B2C1, और नीचे क्या लिखा हुआ है A1B2 माइनस A2B1। इसको क्या करते हैं हम, इसको चेंज कर देते हैं। ये x वो जो पहले लिखे थे, तो पहले में तो साइन ये थोड़ा सा उल्टा था, चलिए उसको लिखे रहिएगा, चाहे और वाला के बाद में मिटा दीजिएगा। ये B1C2 माइनस B2C1 यहाँ लिख दिए, इसको ला दिए नीचे और इसको ला दिए 1/A1B2 माइनस A2B1। ये नंबर जो भी हो, ठीक है, नंबर छोड़ देते हैं। अल्सो इसी तरह से यहाँ से लिख लेंगे y बराबर, देखिए तो क्या आया, y बराबर कितना आया, ये आया, तो इसको लिख रहे हैं, समझिएगा, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, A2C1 माइनस A1C2, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1। ये दोनों को मिला देते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आया तब तक बनाते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। दोनों को मिलाने से, दोनों को जब मिला देंगे तो देखिए ये भी 1/, इतना उतना ही है, ये भी 1/, उतना ही है, इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो नाउ ये x/, हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1, और y/, हो जाएगा, देखिए A2C1 माइनस A1C2, और ये दोनों आपस में बराबर हुआ, और ये भी बराबर किसके है, इसके, और ये भी बराबर इसके है, तो ये अंत में लिखा जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये कहाँ से आया, ये जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किए वहाँ से आया। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है देखिए, अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था आपका, इक्वेशन को आइए देखिए, A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0, और दूसरा था A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0। ये एक नंबर था, ये 2 नंबर पहले हमारे बोर्ड पर तो नहीं है, आपके कॉपी में अब होगा। तो ये था, तो ज़रा ध्यान दीजिए कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे इसको। तो याद रखने का तरीका है, ठीक है, x जो है यहाँ लिखा हुआ है तो x लिख दिए। अभी इसको 1 मिनट के लिए देखिए और इसको देखिए, दोनों को देखिए, x लिख दिए और इसका बटा चूँकि लिखा हुआ है तो लिख दिए। अब इसको रटना ना पड़ेगा, रटना नहीं है बाबू, रटना नहीं है। कैसे याद रखेंगे, इसको ढक दीजिए, ठीक है। ढकने के बाद देखिए तो यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, C1 है, C2 है, B1 B2 C1 C2। अब ऐसा सर्किल बना दीजिए, सर्किल, ठीक है, ऐसे चलना है। 1 नंबर ये हुआ आपका, ठीक है। तो इसका पार्टनर कौन होगा, लूडो खेलिएगा तो कौन होगा, इसका पार्टनर ये होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, B1 C2 लिखेंगे और माइनस B2 C1 लिखा जाएगा। मतलब क्या करना है, इसको ढक लेना है या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। पहले इधर से तब इधर से, ये 1 नंबर हुआ, यहीं से शुरू होगा अब, ठीक है। मतलब अगर आप शुरू करेंगे तो ये ढकने के बाद 1 नंबर यही ना आया, तो ऐसे समझ लें। अब y को जो निकाल लेंगे, y बटा, तो इसको ढक लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें तो इंटर क्लास में जब पढ़ेंगे तो ये तो सीधा ही लिखा जाता था, माइनस यहाँ लगा दिया जाता था, ऐसे लिखा जाता था। यहाँ जो है माइनस लगा देते थे हम लोग, A1 C2 लिखते थे, A2 C1, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करते थे, 1 लिखते थे तो इसको मिटा देते थे, तो इसको सीधा, पहले सीधा
मतलब प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। यहाँ प्लस होता था शुरू, उसके बाद माइनस होता था, उसके बाद फिर प्लस होता था। तो लास्ट में क्या होगा, A1, देखिए यहाँ A1 और उसमें B2 से गुना, माइनस क्या हुआ A2 B1। ओके, और ये बीच वाला जो लिखे इसको क्या करते हैं, ये माइनस है तो ये उलट जाएगा, मतलब इसको उलट ही देते हैं, आपके किताब के अनुसार हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले सीधा गुना किए, 1 नंबर ये हुआ उससे गुना किए, और इसको जब ढके तो ये 1 नंबर से नहीं किए, नीचे वाले से 2 नंबर से किए पहले। तो A2 C1 ये याद रखना है यहीं, माइनस A1 C2, ठीक है, ये लिख दिए। तो ये लिखे कैसे, लिखने का तरीका क्या था, आप यहीं इंटर में जब पढ़ेंगे ISC में तो ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा। ये हो गया ISC में जब पढ़ेंगे तो उसका हो गया। जब ये मैट्रिक में पढ़ेंगे तो जैसे सोच, जिस सोच से लिखे हैं, किस सोच से लिखे हैं, तो जाइए आइए लिखते हैं। ये x के लिए क्या है, B1 यहाँ है, ऐसे लिखे, यहाँ लिखे B2, यहाँ लिखे C1, यहाँ लिखे C2। तो पहले गुना इसको किए, अब बाद में गुना इसको किया, ऐसा लिख दिया, ठीक है, बराबर y बटा, अब y में ढक दिए। तो यहाँ क्या लिखे A1, उसके बाद नीचे क्या लिखे A2, इसका क्या हो गया C1 C2, लेकिन पहले गुना किसका करना है, इसका करना है, ठीक है, पहले 1 नंबर में ये आएगा और तब गुना ऐसे करना है, उल्टा करना है इसमें, ठीक है। और इसके बाद 1 बटा A1 A2 B1 B2, तो इसको भी गुना ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अब इसको क्या किया है और शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कैसे कर दिया, तो C1 C2 जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी C1 C2 को ये पहले लिखा गया है, यहाँ पहले लिखा गया है, क्यों, तो ये तीनों एक साथ हो जाता है। तो उस तरह से नहीं बना के, ये बस प्रोसेस समझिए। आपके 10th क्लास में ये सवाल कभी ये ऐसा नहीं आता है कि आप फलाना मेथड से बनाएं, ऐसा तो हम नहीं देखे हुए हैं कभी इधर जो एग्ज़ाम जो भी हुए हैं। तो आप इस मेथड को समझिए, आप इससे सवाल जो है भारी सवाल तो बनेगा ही नहीं आपसे। जो AB वगैरह लिखता है, जो 50 नंबर जैसे बताया, उसके पहले 46 नंबर बताया, तो भारी सवाल तो 2-3 बार बनाने के बाद फिर एक मेथड लगाइए, 3 मेथड लग जाता है। तो आप इस पर सवाल जो है बस छोटा छोटा सवाल इस पर सीख लेंगे हम लोग, तो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कंसिस्टेंट और कुछ सवाल को बताएंगे। ओके, थैंक यू।